एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर है, उसके आने की वजह क्या क्या है। तो बेसिकली दो तरह की वजह होती है, एक तो होता है डीडी ट्रांजिशन, दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में मेजरली है वो डीडी ट्रांजिशन है। डीडी ट्रांजिशन पहले पढ़ेंगे। देखो क्या है डीडी ट्रांजिशन का मतलब है कि मेरे पास जो डी का ऑर्बिटल है, डी के जो 5 ऑर्बिटल है, अगर वो स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट कब होंगे अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब हमारे पास लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड हुई, मेरे पास टेट्राहेड्रल फील्ड हुई, स्क्वायर प्लेनर फील्ड हुई, तो वो डिजेनरेट नहीं रहते, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मेरे पास क्या है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और फील्ड है ऑक्टाहेड्रल, मैं मान लेता हूं ऑक्टाहेड्रल फील्ड है कि 6 लिगेंड अटैच है उसके साथ। तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट करता है, आपको पता है T2G और EG लेवल के अंदर। ये हो गया, मैंने बना दिया T2G लेवल, और ये मैंने बनाया EG लेवल। ये है T2G लेवल एंड दिस इज द EG लेवल। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब देखो क्या होगा कि जब इसके ऊपर वेवलेंथ आएगी, व्हाइट लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स की व्हाइट लाइट पड़ने के बाद यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है उसको हम डेल्टा नॉट बोलते हैं। तो क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इतनी एनर्जी लेकर अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे प्रमोट करवा देगा, एक्साइट करवा देगा। जब ये कॉम्प्लेक्स, जब यहां से व्हाइट लाइट HNU लेगा, ये व्हाइट लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो लेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा इस तरह से। अभी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसका मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ भी होगी। इसका मतलब व्हाइट लाइट के अंदर जो अलग अलग वेवलेंथ थी उनमें से किसी एक वेवलेंथ को इसने यहां से यहां एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसने एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। अगर ये गैप ज्यादा है, अगर ये एनर्जी ज्यादा है, मतलब यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वेवलेंथ कम होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग। अगर ये एनर्जी गैप कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। और आपको यह भी पता है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, विबग्योर नाम से जिनको हम पढ़ते हैं, विबग्योर। इसके अंदर क्या होगा, V से वॉयलेट, I से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके अंदर वेवलेंथ इस तरफ बढ़ती है, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की, उसके कम ऑरेंज की। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, मतलब इस साइड वाला कोई कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा, इस वाला कोई कलर की, किसी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा। अब देखो, अब इसके अंदर ये किसी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये वापस आएगा तो ये एमिट भी करेगा। तो ऐसा बोला जाएगा कि जब ये एब्जॉर्ब करता है जिस कलर की वेवलेंथ को, उसके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करेगा। वो हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री व्हील से। ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री व्हील है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब यह है, अगर कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ग्रीन कलर की लाइट को अगर उसने एब्जॉर्ब किया है यहां से यहां जाने के लिए, तो जो एमिट करेगा वो इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि रेड कलर की लाइट को एमिट करेगा। ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है तो वो रेड को एमिट करेगा, अगर रेड को एब्जॉर्ब किया है तो वो ग्रीन को एमिट करेगा। इस तरह से इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है कॉम्प्लेक्सेस का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन का ही। D1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एग्जांपल है अपने पास टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। यहां पे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, मतलब स्प्लिटिंग इस तरह से होगी। अब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, मतलब सेम यही एग्जांपल हो गया। अब इसका जो एनर्जी गैप है वो डिसाइड करेगा कि किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना है। अगर जिस कलर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग कलर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एब्जॉर्ब करता है, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लैम्डा एब्जॉर्ब करता है, वो वेवलेंथ होती है यहां पे येलो ग्रीन। येलो ग्रीन, येलो ग्रीन का कुछ पोर्शन ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, येलो ग्रीन। अगर येलो ग्रीन का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये एमिट करता है, वो एमिट करता है इसके कोरस्पॉन्डिंग कलर, और जो एमिटेड वेवलेंथ होती है, एमिटेड वेवलेंथ लैम्डा, वो होता है यहां पे वॉयलेट। इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स हमें वॉयलेट दिखता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसने इस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ को एमिट किया है।
तो ये होता है डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन कब कब पॉसिबल है? तो डीडी ट्रांजिशन तब तक पॉसिबल है हमारे पास जब तक यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए। यहां से यहां जाएगा, देखो दो कंडीशन, एक एक्सट्रीम लेता हूं मैं कि डी जीरो कन्फिगरेशन। अगर मान लिया डी जीरो कन्फिगरेशन मतलब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि वो चाहे किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो प्रमोट किसको करवाएगा? इसका मतलब ये हुआ डी जीरो कन्फिगरेशन और डी टेन कन्फिगरेशन। डी टेन के अंदर ये सारे भरे हो जाएंगे। अगर ये सारे भर जाएंगे तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो सकता क्योंकि जगह ही नहीं है ऊपर। तो डी जीरो और डी टेन जनरली कलरलेस होती है, कलरलेस होती है जनरली। एक्सेप्शन है इनके भी, उनका कारण कुछ हो रहा है। तो ये कलरलेस होती है, और ये किसकी वजह से कलरलेस है? क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं होता इनके अंदर, डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो इसलिए कलरलेस है। D1 से D9 तक के जो सिस्टम है, D1 से D9, वो जनरली कलर्ड होते हैं, उनका कोई ना कोई कलर होता है, और कलर आने की वजह ये वाली है, किसी एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को एमिट करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि मान लिया अपने पास एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपने सबने देखा है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो कि जो कॉपर सल्फेट है जो वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो तब भी वो ब्लू रहता है, लेकिन अगर आप उसको हीट अप करो, उसको गर्म करते हो, तो व्हाइट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर CuSO4 एनहाइड्रस फॉर्म यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए, उस टाइम पे ये होता है कलरलेस। अगर ये कलरलेस होता है तो देखो, देखने को तो ये क्या Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव मतलब D9 सिस्टम हो गया, D9 सिस्टम हो गया तो क्या होगा? ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए तो डीडी ट्रांजिशन भी होगा, और डीडी ट्रांजिशन होगा तो इसका कलर आना चाहिए, लेकिन इसका कलर नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो देखो भाई, आप एक बात बताओ कि ये जो दो एनर्जी लेवल बने थे, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ था, ये क्यों स्प्लिट हुआ था? क्योंकि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ थी, लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रिपल्सन ज्यादा फील हो रही थी वो ऊपर चले गए थे ऑर्बिटल, और जिसकी रिपल्सन कम थी वो नीचे आ गए थे। इसका मतलब ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है ये फील्ड स्ट्रेंथ में स्प्लिट होता है, मतलब लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहां पे बात करूं कॉपर सल्फेट की, तो यहां पे कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड नहीं बनेगी, क्रिस्टल फील्ड नहीं बनेगी तो उस वजह से ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होगा। अगर डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होगा तो ये 9 जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से भरे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई दूसरा एनर्जी लेवल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता, एक्साइट नहीं हो सकता तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वेवलेंथ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो एमिट कहां से करेगा? तो इसका मतलब ये होता है कलरलेस। अगर इसी को मैं पानी के अंदर डाल देता हूं, कॉपर सल्फेट को अगर मैं पानी के अंदर डाल देता हूं तो क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद एक कंप्लेक्स बना देगा इस तरह का, CuH2O6 SO4। यहां पे भी कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, लेकिन लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है, ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स बन गया। अगर ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स बन गया तो अब क्या होगा? अब ये क्रिस्टल फील्ड बनाएगा और डी ऑर्बिटल इसका स्प्लिट करेगा। अब अगर डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करने के बाद अपने पास इस तरह से T2G और EG लेवल बनेंगे। T2G और EG लेवल बने तो 9 इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन कर सकता है, ये यहां से यहां ट्रांजिशन कर सकता है, तो इसके अंदर डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो इसका कलर आएगा, और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। आपने अच्छे से पढ़ा है। जबकि ये कलरलेस होता है। क्यों होता है कलरलेस? क्योंकि इसके अंदर डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। डीडी ट्रांजिशन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड नहीं है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं करेगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर ताकि क्लियरिटी बनी रहे। देखो मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ध्यान देना, मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक मेटल H2O6 3 पॉजिटिव, एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास मेटल En थ्राइस 3 पॉजिटिव, और दूसरा है मेरे पास मेटल Br6 4 नेगेटिव। टू पॉजिटिव कर लेते हैं। देखो ये 2 पॉजिटिव,
ये भी 2 पॉजिटिव कर लेता हूं, ठीक है। ये 3 कॉम्प्लेक्स है और आपको 3 कलर दिए हुए हैं। कलर आपको गिवन है ब्लू कलर है, कलर आपको गिवन है ब्लू, रेड कलर गिवन है आपको, ब्लू कलर गिवन है, रेड कलर गिवन है और आपको ग्रीन कलर गिवन है। आपको ये बताना है किस कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा है। ये 3 कलर गिवन है, ये 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है, आपको बताना है कि किस कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा है। तो कैसे बताएंगे? देखो सिंपल है, सबसे पहले कैसे जाएंगे, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब होता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो एमिट होता है। अगर ये ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर दिख रहे हैं मतलब ये एमिटेड कलर है। अगर ये एमिटेड कलर है, एमिटेड वेवलेंथ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा इसका, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ऑरेंज, तो ये तो है जी ऑरेंज। नेक्स्ट है रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन, तो ये हो गया ग्रीन। अगर मैं बात करूं ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, रेड का ग्रीन हो गया, और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, रेड। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख लिए। अब क्या होगा, ये जो तीनों कलर है ये वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। अब इनमें से किस कलर की वेवलेंथ कौन सा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है वो पता होना चाहिए। अगर वो पता हो गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब वो कैसे पता करें, तो देखो आपको एक बात पता है, मैंने पढ़ाई थी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, यानी कि जो दो एनर्जी गैप के बीच का डिफरेंस है, एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, सबसे पहले तो मेटल के ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो हर मेटल का +2 चार्ज है, आप देख सकते हो यहाँ पे +2 चार्ज है हर मेटल पे, तो ये तो सेम हो गया। फिर वो हम बात करते हैं कि वो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगी और डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री सबकी सेम है, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है। तुम बात करेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ लिगेंड का है। अगर मैं लिगेंड की बात करूं तो लिगेंड देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनमें से कौन है, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बाद H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड लिगेंड है ब्रोमीन। अगर EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से EN वाला कंप्लेक्स है, उसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। इसका मतलब EN के केस में एनर्जी गैप ज्यादा, H2O के केस में थोड़ा कम और Br के केस में बहुत कम। ये किसकी बात हो रही है, T2G लेवल और EG लेवल की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब EN वाला जो कंप्लेक्स है उसके क्रॉसपोंडिंग ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाने के लिए यहां से यहां तक ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी, कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी ज्यादा है तो कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब सुनो, देखो अगर ये एनर्जी ज्यादा है तो कम वेवलेंथ वाली, अब इन तीनों, ये तीनों लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ये तीनों लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ये कंप्लीमेंट्री कलर है एब्जॉर्ब लाइट का, ठीक है। तो इन तीनों में से किसकी वेवलेंथ कम है, सबसे कम किसकी वेवलेंथ है, तो देखो वॉयलेट नहीं है, उसके बाद इंडिगो भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, ग्रीन, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। अगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब इस वाले EN वाले कंप्लेक्स के अंदर, EN वाले कंप्लेक्स के अंदर ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ है। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर आएगा वो क्या आएगा, रेड। तो आप लिखोगे ये वाला कंप्लेक्स है, ये रेड कलर का लिखिए। बात समझ में आई? दोबारा से सुनो, इस कंप्लेक्स की बात करते हैं। अब ये इसका जो एनर्जी गैप है वो इससे कम है, इससे कम है, मतलब ग्रीन तो गया। अब इनमें से जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो एब्जॉर्ब होगा किस कंप्लेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जहां पे H2O लिगेंड है। अब इनमें से किसकी वेवलेंथ कम है, देखो ऑरेंज और रेड में से, ऑरेंज की वेवलेंथ कम है। अगर ऑरेंज की वेवलेंथ कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंप्लेक्स है, ये एनर्जी गैप इससे ज्यादा है, तो कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी। कम वेवलेंथ वाली लाइट ऑरेंज एब्जॉर्ब हो रही है तो दिखेगा कैसा, ब्लू। ये हो गया ब्लू। नेक्स्ट मैं बात करूं Br6 की। अगर Br6 की बात कर लेते हैं तो देखो इसका एनर्जी गैप, वैसे तो अभी एक ही बच गया, कौन, ये आपके पास रेड एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन दिखेगा, ये तो आप बता ही सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो, इसका एनर्जी गैप सबसे कम। अगर इसका एनर्जी गैप सबसे कम तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी वो सबसे ज्यादा वाली हुई होगी, और सबसे ज्यादा वाली लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। तो रेड वाली एब्जॉर्ब हुई है। अगर रेड एब्जॉर्ब हुई है तो दिखेगा कैसा, ग्रीन। तो आप ऐसे बता सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा एमिटेड वेवलेंथ ऑफ या एमिटेड कलर, और एब्जॉर्ब कलर
एब्जॉर्ब कलर कौन सा होगा, तो आप बता सकते हो। ये ब्लू दिख रहा है तो ये ऑरेंज एब्जॉर्ब करा होगा इसने। ये ग्रीन रेड दिख रहा है तो ये इसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया है। ये ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब रेड एब्जॉर्ब किया है। ये हो गया कंक्लूजन। ऐसे भी आप जा सकते हो। तो आई थिंक आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जो डीडी ट्रांजिशन के इस तरह से क्वेश्चन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो कलर की बात कर रहा था मैं कि कुछ D0 कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कलर शो करते हैं, जैसे कि MnO4 नेगेटिव हुआ, जैसे आपके पास K2Cr2O7 हुआ, जैसे आपके पास वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स हुआ ऑक्सीजन के साथ VO4 3 नेगेटिव। तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके अंदर कलर आता है, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन सबकी D0 है, मतलब D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इनके अंदर कलर की वजह क्या है, तो इनके अंदर कलर की वजह है लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर। ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं। मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल चार्ज ट्रांसफर के अंदर पढ़ेंगे। देखो जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, जैसे KMnO4 यानी कि MnO4 नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैं बात करूं CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव। जैसे नेक्स्ट हम बात कर लें Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, VO4 3 नेगेटिव। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन सारे सब कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल की आप ऑक्सीडेशन, मेटल की आप जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मेटल के डी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 0 आएंगे। जैसे इसके अंदर देखो Mn मैं निकालता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सबसे पहले, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी X+4 - 2 = -1, यानी कि X = ये हो गया आपके पास +7। अब मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। Mn +7 के अंदर D0 है, लेकिन फिर भी कलर आता है, अच्छा खासा कलर आता है, बढ़िया कलर आता है। क्यों आता है, तो क्योंकि इसके अंदर ये आगे की बातें हैं, इन सब पे सारे के सारे कंपाउंड कलर्ड हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड कलर्ड हैं, और कलर्ड आने का वजह है इनके अंदर वो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसके अंदर जो ऑक्साइड आयन है, आपके पास ऑक्सीजन दिख रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, और उसकी वजह से इसका कलर आता है। और जनरली ऐसे लिगेंड जिनके अंदर D3S कॉन्फ़िगरेशन होगी और जो टेट्राहेड्रल होंगे, सॉरी ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D3S है, D3S हाइब्रिडाइज है और टेट्राहेड्रल है, उनके अंदर कलर आता है। वो कलर आता है मेटल लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ये एग्जांपल बोर्ड पे लिखे गए हैं, इनके अंदर D0 कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी कलर आता है, उसका कारण है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, नॉट DD ट्रांजिशन। इनके अंदर DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। तो ये कलर था, कलर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होती है वो पढ़ेंगे अब। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे देखा जाता है। मान लिया अपने पास एक मेटल है, उसके साथ 4 लिगेंड अटैच हुए, और जब 4 लिगेंड अटैच होते हैं तो कॉम्प्लेक्स बना Ml4, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना। तो इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने का एक फैक्टर होता है, दैट इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इस रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन मान लिया, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा है इक्विलिब्रियम के अंदर। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं बीटा मान लेता हूं, वो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री, यानी कि मेटल उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, लिगैंड की पावर 4। अगर किसी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है इसलिए इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है। इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोला जाता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे फॉर्मेशन हुआ है कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, और इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है, एक ही बात है। देखो कैसे, अगर इस बीटा की वैल्यू, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा।
यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी बीटा की उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। कैसे? आप एक बात बताओ कि देखो, अगर बीटा की वैल्यू ज्यादा हुई, बीटा की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास ये रेशियो है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इसकी वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब या तो ये वाली इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो या इनकी कंसंट्रेशन कम हो। दोनों ही फैक्टर इस बात को फेवर करते हैं। अगर ये मेरे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा फॉर्म हो रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियस बात है इनकी कंसंट्रेशन कम होगी। और ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा फॉर्म क्यों होगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवर हो रही होगी। तो सेम केस है कि मेरे पास जो मेटल और अगर स्टेप वाइज जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी। अब इसके अंदर दो टर्म आती है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। उसको समझ लेते हैं एक बार। देखो कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक मेटल आया, उसके साथ एक लिगेंड आया, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया और Ml कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आया मैं उसको K1 से लिख रहा हूं और वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना Ml, इसके साथ एक लिगेंड आके और अटैच हो गया और कॉम्प्लेक्स बन गया Ml2। अब इसके केस में जो K2 होगा, इसको मैं मानता हूं K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो होगा Ml2 Ml और L। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेप की तो Ml2 उसके साथ एक लिगेंड और आके अटैच होगा और थर्ड स्टेप के अंदर Ml3 बना होगा और यहां से जो K3 आएगा वो बराबर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि Ml2L। ठीक है, लास्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ होगा, Ml3 के साथ एक लिगेंड और आया होगा और अटैच होने के बाद Ml4 बन गया होगा, वहां से K4 होगा वो बराबर होगा Ml4 आएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ml4 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 एंड L। देखो ये वाली जो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन जो पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप। ये वाली जो रिएक्शन है ये इन स्टेप के अंदर आपके पास क्या हुई है, ये रिएक्शन इन स्टेप के अंदर कंप्लीट हुई है। अब ये जो पहले वाला स्टेप है, फर्स्ट जो स्टेप है, इसके अंदर ये जो K1 बताता है ये इस जो रिएक्शन है इसकी स्टेबिलिटी को बताता है, एक स्टेप की स्टेबिलिटी को बता रहा है। इसलिए इस K1 को बोलेंगे हम, K2 को, K3 को, इनको बोलेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनको हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये होंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसके अंदर K1, K2, K3, K4 और ये जो B है इसको बोलेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। B को बोला जाएगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब देखो ये वाली रिएक्शन कैसे मिली, इन सबको ऐड करने से, ये वाली रिएक्शन मिली है। अगर मैं बात करूं कि मेरे को बीटा कैसे मिला, अगर मैं K1, K2, K3, K4 का यूज करूं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये है आपके पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ये है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट? तो देखो मेरे को इनका यूज करके प्लस माइनस कैसे भी करके ये लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकते हैं, अगर मैं K1 को मल्टीप्लाई करूं K2 से, मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय K4, अगर देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय K4, तो देखो क्या होगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा अपने पास कि ये जो Ml है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Ml2 इस Ml2 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऊपर एक नीचे है, Ml3 इस Ml3 से मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास बचेगा, देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर यहां से बचा Ml4, नीचे क्या बचेगा, एक तो M बचेगा। ठीक है, एक तो M बचा और 4 L मल्टीप्लाई हो जाएंगे Ml4। इसका मतलब बीटा विल बी इक्वल टू K1, K2, K3 और K4 की मल्टीप्लाई होगी। बीटा है आपके पास, उसको बोलेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। K1, K2, K3, K4 ये हम बोलेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे जैसे ये स्टेप बढ़ते जाएंगे, जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू कम होती जाती है।
तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, बीटा विल बी इक्वल टू K1 K2 K3 की मल्टीप्लाई होगी। ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बीटा की वैल्यू ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। सेकंड बात, एक आता है इसके अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट या इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो 1/बीटा हो, रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसके डिसोसिएशन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम है, इंस्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी ज्यादा है और इंस्टेबिलिटी कम है। अगर इंस्टेबिलिटी कम है तो ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको K डैश से भी लिखा जाता है, K डैश विल बी इक्वल टू 1/बीटा, रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास कि अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। देखो इस तरह से एक क्वेश्चन है कि मेरे को दे दिए गए कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2। पहले वाले की जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई मेरे को 2 × 10⁻3। दूसरे वाले के लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई, बीटा की वैल्यू बता रहा हूं मैं, ये आपके पास 2.1 × 10⁻3, या इसको 4 कर लेते हैं। तो इसके अंदर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मेरे को ऐसे ही दिया जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स है, कोई भी ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आपको बीटा की वैल्यू दे दी, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻13। आपसे पूछा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए, K डैश, तो K डैश विल बी इक्वल टू 1/बीटा और 1/2 × 10⁻13, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 × 10⁻13, और ये हो जाएगा आपके पास 5 × 10⁻14। तो इसके लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज्यादा है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल होगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप इसके अंदर, दैट इज दी फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला, वो है चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन है, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर चार्ज ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। किसकी? मेटल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कैसे देखेंगे इसको? देखो जैसे एक एग्जांपल अपने पास FeCN6 4 नेगेटिव, एक अपने पास FeCN6 3 नेगेटिव। यहां पे जो आयरन है उस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी? +2, यानी कि आयरन पे कितना चार्ज है? +2, और यहां पे आयरन पे +3। तो ये वाला कंप्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा इस कंप्लेक्स के मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चार्ज ऑन मेटल आयन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लेक्स के ऊपर। दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास 2-3 कंप्लेक्स आ गए जिनके अंदर मेटल आयन है, उसके ऊपर चार्ज सेम है, अगर उसके ऊपर चार्ज सेम है तो एक इरविन विलियम सीरीज है, इरविन विलियम सीरीज, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे और वो जो डिफरेंट मेटल हैं उनके अंदर सेम चार्ज आ गया तो उसके केस में जो स्टेबिलिटी है उसको हम डिफाइन करेंगे। इन्होंने बताया था कि देखो Mn2 पॉजिटिव, अगर मान लो मेटल आयन अलग अलग है लेकिन चार्ज सब पे सेम है, तो Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। इसी के साथ साथ ऐसे ही अपने पास कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक 2 पॉजिटिव, यानी कि मेटल +2 चार्ज है। और इनमें से मान लो 2 कंप्लेक्स आ गए, एक के अंदर Mn2 पॉजिटिव है, दूसरे के अंदर Fe2 पॉजिटिव है, तो चार्ज तो मेटल का सेम हो गया, लेकिन Fe2 पॉजिटिव वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Mn2 पॉजिटिव। इरविन ने दी थी ये सीरीज। सेकंड है आपके पास नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, तो जो लिगेंड ज्यादा बेसिक होगा, जो लिगेंड ज्यादा बेसिक होगा उस कंप्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
थर्ड है आपके पास चिलेशन। चिलेशन का मतलब अगर मेरे पास मल्टीडेंटेड लिगेंड आ गया, मल्टीडेंटेड लिगेंड मतलब एक लिगेंड के अंदर दो डेंटिंग साइट है, दो से ज्यादा डेंटिंग साइट है, तो वो एक रिंग बनाएगा मेटल के साथ, इस तरह से एक रिंग की फॉर्मेशन होगी मेटल के साथ। ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, मैंने मान लिया ये NH2 है, ये NH2 है, ये CH2 इन लिगेंड है, तो इसके अंदर इस रिंग की फॉर्मेशन हो गई। इस रिंग की फॉर्मेशन हुई, इसको बोलते हैं चिलेशन, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। तो ड्यू टू चिलेट इफेक्ट आपके पास स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जिसके अंदर चिलेशन होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू चिलेट इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट है वो है आपके पास, अगर जिसके अंदर ज्यादा चिलेट, जितनी ज्यादा चिलेटरिंग होगी, जिस कंप्लेक्स के अंदर जितनी ज्यादा चिलेटरिंग बनेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ चिलेटरिंग, जिसके अंदर नंबर ऑफ चिलेटरिंग ज्यादा उसके अंदर स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो। ये आपके पास है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स।